न पेपर के लिफाफे की सील खुली, न लिफाफा फटा, न किसी को पता चला, लेकिन पेपर लीक हो गया। पहले लिफाफे में सुई से बारीक छेद किया गया। एंडोस्कोपी कैमरे को छेद से लिफाफे के अंदर डाला गया। मोबाइल से कैमरे को कनेक्ट किया और पेपर की वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली। लिफाफे को फिर गम से चिपकाया और मोबाइल में रिकॉर्ड वीडियो से देखकर सवाल नोट किए। रायपुर में एक एंडोस्कोपी कैमरा, एक सुई और एक चुटकी गोंद और एक शातिर दिमाग की प्लानिंग से पेपर लीक हुआ। ऐसे जो लिफाफा है उसके नीचे से वो छोटा सा ये जो एड्ज है उसमें से छोटा सा छेद करके वो जो कैमरा है इसमें घुसा के फिर पूरा अंदर तक ले जाके एक एक वर्ड उसको खुद ही बोल रहा है कि मेरे को 3-4 घंटा लगा है वो 15 क्वेश्चंस को समझने में और लिखने में पूरा। तो एक एक वर्ड वो स्कैन करते 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 पूरा पेपर को जो है लीक किया है। छत्तीसगढ़ में पेपर लीक का यह आइडिया किसी पेपर माफिया ने नहीं ढूंढा। न सॉल्वर गैंग के दिमाग में यह आइडिया आया और न ही किसी खुराफाती छात्र ने इस पेपर लीक को अंजाम दिया। पेपर हाइस्ट की ये प्लानिंग और तरीका एक प्रोफेसर ने इजाद किया। प्रोफेसर ने सुई और कैमरे से पेपर की एंडोस्कोपी कर दी और पेपर लीक के इस पूरे खेल के प्रोफेसर का नाम है योगेश सोनकेसरिया। ये जो टेबल पर वायर दिख रही है ये वही एंडोस्कोपी कैमरा है जिससे प्रोफेसर ने क्वेश्चन पेपर की एंडोस्कोपी कर दी और यह कैमरा मात्र 2,500 रुपए में खरीदा गया था। कैमरे के ठीक बगल में जो पैकेट है उसमें सुई रखी हुई है। इसी सुई से लिफाफे में छेद किया गया। जो पीले रंग का डिब्बा नजर आ रहा है यह गोंद का डिब्बा है। इसी से लिफाफे को चिपकाया गया था। टेबल पे जो 6 मोबाइल रखे गए हैं इसी में एक मोबाइल पर प्रोफेसर ने पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया। जो टेबल पर नोटबुक दिख रही है इसी नोटबुक में वीडियो से प्रोफेसर ने क्वेश्चन पेपर नोट किया। टेबल पर 500 के नोट भी रखे हुए हैं। प्रोफेसर के पास से 11,000 रुपए मिले। प्रोफेसर ने एंडोस्कोपी वाला पर्चा 11,000 और 12,000 में बेचा था। और जो नोट के नीचे एक छोटा सा डिवाइस नजर आ रहा है ये वही कनेक्टर है जिसकी मदद से एंडोस्कोपी कैमरे को मोबाइल से कनेक्ट किया गया था। एंडोस्कोप वाला जो छोटा सा कैमरा होता है उसमें वो क्वेश्चन पेपर तो वैसे बंद लिफाफा में ही है। एक बड़ा लिफाफा के अंदर एक A4 साइज वाला लिफाफा भी है। वो कल हमको पूरा बता रहा था कैसे किया है। तो वो जो है नीचे एक छोटा सा छेद करता था उसी लिफाफे का और अंदर एक ऐसे ये वाला एंडोस्कोप वाला एक वायर है जिसको वो अंदर लिफाफा के अंदर डालता था। इसका एक कैमरा है जो फोन से कनेक्ट हो जाता है और पूरा उसका पेपर जो है स्कैन हो जाता है, मतलब उसको पूरा दिख जाता है अंदर का। तो वो एक एक पूरा उसका क्वेश्चंस पूरा लिखा है और उसका जो कास्ट स्टूडेंट्स है जो वो जानता है उसको 11,000 में बेचा है। पेपर लीक का ये प्रोफेसर कितना शातिर है, इसका दिमाग कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि प्रोफेसर ने पेपर के एंडोस्कोपी के हर स्टेप पर ठीक वैसे ही दिमाग लगा रहा था जैसे कि कोई डॉक्टर एंडोस्कोपी के वक्त लगाता था। पेपर में 18 सवाल थे। पेपर 3 पेज में था। एक पेज पर 6 सवाल थे। 5 सवाल को अटेम्प्ट करना जरूरी था। एक सवाल ऑप्शनल था। प्रोफेसर ने हर पेज से सिर्फ 5 सवाल नोट किए। हर पेज का एक सवाल छोड़ दिया गया था क्योंकि कैमरे से एक एक वर्ड देखकर सवाल समझने और लिखने में बहुत वक्त लग रहा था। प्रोफेसर को पेपर की एंडोस्कोपी में 1-2 घंटे नहीं बल्कि पूरे 4 घंटे का वक्त लगा। और अब ये जान लीजिए कि आखिर पेपर के एंडोस्कोपी की बात पुलिस को कैसे पता चली और पेपर की एंडोस्कोपी करने वाला प्रोफेसर है कौन। योगेश सोनकेसरिया MP के जबलपुर का रहने वाला है। योगेश ने M.Tech कर रखी है। वो दुर्ग जिले के भारतीय एग्रीकल्चर कॉलेज में साल 2019 से प्रोफेसर है। पिछले करीब 1 साल से वो अपने कॉलेज की कॉपियां जमा कराने और आने वाली परीक्षाओं के पेपर लेने के लिए रायपुर कृषि महाविद्यालय आता था। 7 अगस्त को BSc कृषि फर्स्ट ईयर की प्लांट पैथोलॉजी का एग्जाम था। 20 अगस्त को दुर्ग में सेकेंड ईयर की एंटोमोलॉजी की परीक्षा थी। 17 अगस्त को योगेश रायपुर के जोरा में कृषि महाविद्यालय आया। रायपुर में एग्जाम की कॉपियां जमा की और अगली परीक्षा के पेपर दुर्ग लेकर चला गया। सभी पेपर कॉलेज में रखने के बाद
उसने 20 अगस्त की परीक्षा के कीट शास्त्र विषय के पेपर वाला लिफाफा अपने घर ले गया। योगेश ने घर पर लिफाफे में छेद करके पेपर की एंडोस्कोपी शुरू कर दी। एक एक करके लिफाफे के पेज की स्क्रीनिंग की, मोबाइल में वीडियो डंप किया और फिर नोटबुक में हाथ से लिखकर पेपर बना लिया और फिर पेपर को अपने कॉलेज के छात्रों को 11,000 रुपए में बेच दिया। क्राइम टीम के द्वारा तुरंत इसमें घटना का संज्ञान लेते हुए एक जॉइंट टीम बना के इन्वेस्टिगेशन करने लगे, जिसमें हमको लीड्स ऐसे पता चला कि जो स्टूडेंट्स को पेपर मिला है उससे हमको ये पता चला कि भारती कॉलेज जो दुर्ग में है, एसी यूनिवर्सिटी के अंडर है, तो उसका एक प्रोफेसर ने उसका क्वेश्चन पेपर लेके जाने का उसका ड्यूटी था यूनिवर्सिटी से। तो यूनिवर्सिटी से बंद लिफाफा में उसमें क्वेश्चन पेपर लेके गया और उसके अंदर जो है वो छोटा सा छेद करके, नीचे लिफाफे के नीचे एक छोटा सा छेद करके एक एंडोस्कोपी वाला कैमरा उसमें घुसा के पूरा क्वेश्चन पेपर का स्कैन किया है और एक एक वर्ड उसने लिखा है हाथ से और 15 क्वेश्चंस उसने ऐसे कॉपी करके स्टूडेंट्स को बेचा है। तो हमने टोटल इसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी की, जो एक प्रोफेसर है और 5 स्टूडेंट्स है जिसको पेपर मिला है। तो पूछताछ में ये भी पता चला कि ये 7 तारीख को और एक पेपर भी इसने लीक किया है, जो प्लांट पैथोलॉजी का पेपर है, तो वो भी प्रोफेसर के द्वारा सिमिलर तरीके से लीक किया गया है। प्रोफेसर के पेपर के एंडोस्कोपी कांड की जानकारी यूनिवर्सिटी को एग्जाम से ठीक 2 घंटे पहले हुई। पेपर व्हाट्सएप पर लीक हो गया। बताया जा रहा है कि पेपर किसी अन्य सोर्स से फॉरवर्ड होकर विद्यार्थियों तक पहुंचा था। छात्रों ने इसकी जानकारी कवर्धा कृषि कॉलेज और विश्वविद्यालय के अधिकारियों को ईमेल के जरिए दी। इसके बाद यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने पुलिस में शिकायत कराई, जिसके बाद पुलिस ने 36 घंटे के अंदर पेपर लीक का केस सॉल्व कर दिया। सबसे पहले पुलिस ने तकनीकी जांच और पूछताछ के आधार पर दुर्ग निवासी अनुज मिंज को हिरासत में लिया, पूछताछ शुरू की। इसके बाद कबीरधाम, रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर समेत कई जिलों में अलग अलग टीमें भेजी गईं। करीब 36 घंटे की लगातार जांच के बाद पुलिस ने पेपर लीक के पूरे मामले का खुलासा कर दिया। प्रोफेसर का नाम योगेश सोन केसरिया और बाकी 5 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें अजय नायक, त्रिदेव पटेल, नितिन पांडे, अनुज मिंज, आदित्य साहू, इन सभी ने प्रोफेसर से पेपर खरीदा था। पूछताछ में प्रोफेसर ने कबूला कि इससे पहले 7 अगस्त को प्लांट पैथोलॉजी के पेपर की भी उसने एंडोस्कोपी की थी, जिसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने दोनों परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। अब तक पेपर की एंडोस्कोपी वाले मामले में कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 2 अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस इन फरार आरोपियों पर अपना शिकंजा कस रही है, तो दूसरी तरफ गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर पेपर लीक के इस पूरे नेक्सस की जड़ खंगाली जा रही है। जिस तरीके से पेपर लीक के नए तरीके का खुलासा हो रहा है, जिस तरीके से कभी पेपर लीक के माफिया, सॉल्वर और प्रोफेसर सामने आ रहे हैं, अब छात्र एजुकेशन सिस्टम में सफाई और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। पहले रांची में आंदोलन का टेंट लगा, फिर पटना के गर्दनी बाग में 6 दिन से छात्र आंदोलन पर बैठे हुए हैं और अब भोपाल में अभ्यर्थी सड़क पर हैं। सरकारी भर्ती को लेकर नया फ्रंट भोपाल में खुला है। भोपाल में आधी रात को अभ्यर्थियों ने मोबाइल के टॉर्च की लाइट और देशभक्ति गानों के साथ सरकार के पास अपनी आवाज पहुंचाई। भोपाल में लगातार 3 दिन से अभ्यर्थियों का आंदोलन चल रहा है। 72 घंटे से भोपाल में हजारों की तादाद में नीलम पार्क में अभ्यर्थी डटे हुए हैं। नवंबर 2025 से अलग अलग फेज में आंदोलन कर रहे हैं। जनवरी से जुलाई तक भोपाल में प्रदर्शन, धरने, भूख हड़ताल, मुंडन और मुख्यमंत्री के नाम खून से पत्र लिखकर विरोध जताया गया। अब 21 अगस्त से नीलम पार्क में अनिश्चितकालीन धरना जारी है। पटना के गर्दनी बाग के बाद अब भोपाल में भी नया जंतर मंतर बन गया है।
पूरे देश में जैन जी और जैन अल्फा अपनी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर है, आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीते 2 दिनों से जैन जी के साथ जैन मिलेनियल भी जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, मांगों को लेकर सड़क पर हैं। जो है निर्जल स्ट्राइक, हंगर स्ट्राइक तो नहीं कहूंगा, पानी नहीं पिया है बीते 40 घंटों से, और मांग सिर्फ एक है, पदवृद्धि हो। क्रमांक जो वर्ग 2 की और वर्ग 3 की जो नियुक्तियां हैं शासकीय, उसमें पदवृद्धि हो। देख रहे हैं बीते 3 दिनों से इसी तरीके से यहाँ पर बैठे हुए हैं, सड़कों पर हैं। इनमें अगर मैं कहूँ तो अल्फा भी हैं, जैन जी भी है और जैन मिलेनियल भी है। सबसे पहले हम जैन मिलेनियल से बात कर लेते हैं। क्या सर 80 की है मेरी जन्म। 80? तो यार तुम तो जैन मिलेनियल, मतलब ये देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, ये जैन अल्फा भी है। जी हाँ, अभी जैन मिलेनियल की मांग क्या है आपको? हमारी मांग यही है कि हम पदवृद्धि चाहते हैं। पिछले 3 साल 5 साल हो गए एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन पदवृद्धि हो नहीं पा रही है। हम लोग सभी क्वालिफाई हैं, 2 एग्जाम क्वालिफाई हो चुके हैं सर, लेकिन पदवृद्धि नहीं है। इस वजह से हम लोग पीछे हैं। हम चाहते हैं पदवृद्धि हो। भोपाल के जंतर मंतर पर कोई एमपी के अलग अलग जिले से अभ्यर्थी है, महिलाएं भी हैं और पुरुष जो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। और अब इस जंतर मंतर पर भी अनशन शुरू हो गया है। नीलम पार्क में नरेंद्र राजपूत अन्न जल त्याग कर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार की ओर से अब तक बातचीत के लिए कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा। इसको लेकर छात्र नाराज हैं। बोलना चाहेंगे आप लोग? तमाम लाडलियां बैठी हुई हैं यहाँ पे। कब एग्जाम दिया था? 2025 में। हाँ, 2025 में 2022 में नोटिफिकेशन निकला था फ्री। वर्ग 2 के लिए कितनी पोस्ट थी? 8000? नहीं सर, 4000 पोस्ट थी। 8? दिल्ली में पुलिस पर हमले का वीडियो आपने जरूर देखा होगा। कैसे पुलिस पर डंडों से हमला हो रहा है, ये वीडियो आपके मोबाइल में भी आया होगा, लेकिन इसके पीछे की असल स्टोरी आपको नहीं पता होगी। पुलिस पर हमला अचानक नहीं हुआ था, बल्कि पुलिस पर अटैक का प्लान बनाया गया था, बकायदा रेकी तक की गई थी। दिल्ली पुलिस के 5 जवान, 6 हमलावर, 3 पुरुष, 1 महिला और 2 नाबालिग बच्चे। पुलिस के 2 जवानों ने एक हमलावर को पकड़ा रखा है। उसे छुड़ाने के लिए एक शख्स पुलिस कर्मी पर लगातार डंडे बरसा रहा है। पीछे से एक नाबालिग आता है, वो भी डंडे से प्रहार करता है। दूसरी तरफ भी जंग का एक मोर्चा खुला हुआ है। एक अपराधी 3 पुलिसकर्मियों पर भारी पड़ रहा है। 2 पुलिस वाले उसे पकड़े हुए हैं। उसके बावजूद वो सामने मौजूद पुलिसकर्मी पर दे दनादन घूंसे बरसा रहा है। एक महिला भी है जो पुलिस से उसकी लाठी को छीन रही है। इस लड़ाई में पुलिस का जवान नीचे गिर गया और हमलावर उस पर अटैक कर रहे हैं। जो तस्वीरें हैं वो बहुत चौंकाने वाली है। मैं इस वक्त भलसवा डेयरी के उसी जगह पर मौजूद हूँ। ये इलाका कहलाता है मुकुंदपुर की जनता विहार, ये इलाका कहलाता है। और जो वीडियो आपने देखा है उसमें आपको साफ तौर पर यह खंबा नजर आ रहा है और यहीं पर पुलिस को एक तरीके से घसीट कर कई जो लाठी डंडों से उन पर वार किए जा रहे हैं। इसके अलावा ये तमाम जो घर है उस वीडियो में आपको दिखाई दे रहे हैं। और जानकारी के मुताबिक यही घटना है, क्योंकि कल 22 अगस्त की दोपहर 3 बजे की यह घटना है, जहां जो बीट स्टाफ जो कांस्टेबल है दिनेश और हैंड कांस्टेबल राजेश पेट्रोलिंग और चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने एक बाइक पकड़ी और बाइक को जब्त कर लिया और विवाद इतना बढ़ गया बाइक जब्त करने के बाद कि जो आरोपी है वो अपने पूरे परिवार के साथ, एक तरीके से उसके पिता और जो परिवार के दूसरे सदस्य हैं उन तमाम को लेकर लाठी डंडों के साथ वो यहां पर पहुंचा।
दिल्ली के भलसवा इलाके में पूरी प्लानिंग के साथ पुलिसकर्मियों पर हमला हुआ। बदमाशों ने आते ही पुलिस की आंख में मिर्ची पाउडर झोंक दिया। पुलिसकर्मी अपनी आंख बचाने लगे, तभी उन पर लाठी, डंडे और ईंट से अटैक कर दिया गया। आंख में मिर्ची पाउडर जाने की वजह से पुलिसकर्मी आंख नहीं खोल पा रहे थे। इसी का फायदा उठाकर हमलावर उन्हें बुरी तरह पीटने लगे। विवाद की शुरुआत 22 अगस्त को दोपहर करीब 3 बजे हुई। दिल्ली पुलिस को चेन स्नैचिंग में शामिल एक बाइक की तलाश थी। इनपुट मिलने पर भलसवा डेयरी थाने के बीट स्टाफ में तैनात हेड कांस्टेबल दिनेश और हेड कांस्टेबल राजेश जनता विहार मुकुंदपुर इलाके पहुंचे। इसी दौरान उन्हें संदिग्ध मोटरसाइकिल मिल गई। बाइक सवारों के पास गाड़ी के कागजात नहीं थे, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने मोटरसाइकिल को थाने में जमा करा दिया। अपने जैसे रूटीन में पुलिस जाती है कोई सस्पेक्ट को ट्रेस करने के लिए, उस पे तो जब वो सस्पेक्ट को ट्रेस करने के लिए गए, क्योंकि एक पीछे ऐसा देखा जा रहा था कि पर्टिकुलर बाइक जो है वो इन्वॉल्व है स्नैचिंग में, तो वो बाइक ऑन इन्फॉर्मेशन जो है उस घर में, मतलब उस लड़के के पास ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन आई थी कि उसके पास है। तो उस लड़के को जब ट्रेस करने के लिए गए तो उसी दौरान जो है जो पुलिस हमारा जो स्टाफ है उन पे अनफॉर्चुनेटली उन पे अटैक किया। कोऑपरेट करने के बजाय उस पे अटैक किया और ये इंसिडेंट को संज्ञान में लेते हुए हमने एक जो रेलेवेंट सेक्शंस हैं उसमें मामला दर्ज किया। करीब 3:30 बजे मोटरसाइकिल मालिक और उसके परिवार के कुछ सदस्य वहां पहुंचे, जहां पुलिसकर्मियों ने अपना स्टाफ रूम बनाया हुआ था। जिन पुलिसकर्मियों ने आरोपियों की गाड़ी को जब्त किया था वो भी वहीं मौजूद थे। आरोपी पूरी तैयारी के साथ पुलिस स्टाफ रूम के पास पहुंचे। उनके हाथ में लाठी, डंडे और पत्थर थे। पहले तो उन्होंने पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया। विवाद बढ़ा तो उन्होंने पुलिसकर्मियों की आंख में मिर्ची पाउडर डाल दिया और ईंट डंडे से हमला कर दिया। मदद के लिए पहुंचे हेड कांस्टेबल टीनू पर भी आरोपियों ने हमला किया। हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। यहाँ पर पुलिस ने अपना एक स्टाफ रूम बनाया हुआ है। कुछ पुलिसकर्मी जब यहाँ गश्त करते हैं, यहाँ इलाके में क्राइम कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर बैठते हैं और उनको ये जानकारी थी कि जिन पुलिसकर्मियों ने उनकी बाइक जब्त की है वो यहीं पर है। वो अंदर यहाँ ढूंढते हुए उन्हें आए, बाकायदा लाठी डंडों के साथ, और मिर्च भी लेकर आए। कई पाउच थे। उन्होंने आते ही जब पुलिसकर्मियों को देखा कि वो बाहर निकले पुलिसकर्मी यहाँ से, देखिए बाइक भी पुलिस की यहाँ पर खड़ी है। इसी रूम में पुलिसकर्मी यहाँ कुछ स्टाफ रूम बनाया हुआ है, वो यहाँ पर बैठते हैं। तो जैसे ही पुलिसकर्मी बाहर निकलते हैं उनकी आंखों में मिर्च डाल दी जाती है और उसके बाद लाठी डंडों से उन पर वार किया जाता है। यही वो जगह है जहां लगातार डंडे बरसाए जा रहे थे पुलिस पर। और जो स्थानीय जो लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि कैसे पूरी एक रणनीति यानी कि एक साजिश के तहत पूरा जो परिवार है वो यहाँ पर पहुंचा था। लाठी डंडों से पुलिस पर वार करते हुए पुलिस को काफी चोटें भी आई है। दिल्ली में पुलिस के जवान भी सेफ नहीं हैं। बदमाश इतने बेखौफ हैं कि पुलिस पर भी जानलेवा अटैक किया जा रहा है। बदमाशों ने किस तरह पुलिस पर हमला किया, किस तरह हमले की पूरी साजिश रची गई, वहां मौजूद चश्मदीदों ने बताया। मैंने ये देखा था कि पुलिस को लोग मार रहे थे। हाँ। मैंने ये देखा था। वो कितने लोग थे? हम देख रहे हैं वीडियो में काफी लाठी 7 लोग थे और भी लोग आए थे, काफी लोग भी थे यहाँ पे। तो क्या यहाँ पर वहाँ पे जहाँ वो बाइक खड़ी है वहीं पे लड़ाई हो रही थी। मिर्च उनके हाथ में थी। मिर्च का पैकेट जेब में से निकाल के फाड़ के आंखों में झोंक दिया पुलिस के। हाँ पुलिस के। पुलिस फिर आंखों देखने लगी, फिर दूसरे पुलिसों ने पकड़ा उसे। एक आदमी को पकड़ लिया। हाँ, एक आदमी को ही पकड़ रखा था और बाकी भाग गए। तो वो उसमें महिलाएं भी थी। हाँ, एक लेडीज भी थी और बाकी सब जेंट्स लड़के थे, बच्चे थे। यहाँ क्या है इस घर में? यहाँ पुलिस रहती है? क्या कहते हैं? पुलिस का स्टाफ रूम है ये यहाँ पर। हाँ। तो वो लोग यहाँ ढूंढते हुए आए कि यहाँ पर पुलिस रुकी हुई है, इन्होंने हमारी गाड़ी या बाइक को जब्त किया है। हाँ, यही। इसलिए उन्होंने पीटा यहाँ। हाँ। आप जो लोग थे उनको जानते हैं आप लोग? मैं नहीं जानता उन्हें। हैरानी की बात तो ये है कि जब पुलिस कर्मियों पर अटैक हो रहा था उस वक्त मौके पर काफी भीड़ मौजूद थी,
लेकिन कोई भी पुलिस की मदद के लिए आगे नहीं आया। हमलावर पुलिस को पीटते रहे और स्थानीय लोग तमाशाबीन बने सब कुछ देखते रहे। हाँ, हुआ था अटैक। कुछ 4-5 आदमी इधर से आए थे और उन्होंने पुलिस वाले को मिर्ची फेंका है और उससे झगड़ा बढ़ गया था। आंखों में मिर्ची फेंकी पहले? हाँ जी, हाँ जी। कुछ पता नहीं कौन लोग थे, वो क्या था, मतलब क्यों अटैक हुआ, कुछ जानकारी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। क्यों अटैक? इरादा करके आया, आपको लगता है कि पूरे इरादा करके आंखें मिर्ची फेंकी उन्होंने, तो अटैक पहले उन्होंने नहीं किया है। फिलहाल पुलिस पर हमला करने वाले बदमाशों पर एक्शन शुरू हो गया है। 17 साल के एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। इस पूरी घटना में सुनील उर्फ पंकज नाम के एक शख्स का नाम सामने आ रहा है। सुनील उर्फ पंकज फरार है। जांच में पता चला कि वो इलाके का नामी बदमाश है। उसके खिलाफ पहले से ही 5 से अधिक आपराधिक केस दर्ज हैं, जिनमें एनडीपीएस के 2 मामले, आर्म्स एक्ट और रेप का केस भी शामिल है। आंखों में मिर्च झोंकी गई पहले, उसके बाद पुलिस पर डंडे बरसाए गए, लाठी बरसाई गई। इस मामले में जो नाबालिग है उसको पकड़ा गया है। उनके जो पिता है नाबालिग के, उसके बताया जा रहा है कि 17 मुकदमे दर्ज है, पहले से ही 17 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज है। अब पुलिस उनको भी ढूंढ रही है, बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। यहाँ की जो वीडियो है जो हम देख रहे हैं कि जहाँ पुलिस पर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं, पुलिस की तरफ से अब लगातार ये कोशिश की जा रही है कि सभी आरोपियों को पकड़ लिया जाए जल्दी से जल्दी और उनको कानून के मुताबिक सजा दिलाई जाए। आसपास लगे सीसीटीवी से आरोपियों की पहचान की जा रही है। पुलिस की पिटाई करने में शामिल आरोपियों की तलाश में दिल्ली पुलिस की टीम जगह जगह रेड डाल रही है। दिल्ली के निहाल विहार में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पति की पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप पत्नी और उसके मायके वालों पर लगा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पत्नी ने पति का मर्डर करा दिया? ससुराल वाले अपने ही दामाद के कातिल क्यों बन बैठे? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। पति ने तेज आवाज में बात की तो पत्नी ने हत्या करा दी। ये आ गया उसका छोटा वाला भाई भी, सारे आ गए, सारे आ गए। ये दोनों मारने वाले 38 रेस की। ये थाने में भी खूब खड़े थे। हाँ, थाने में अभी तो इनके शरीर में कोई डर नहीं थी। पत्नी ने सीसीटीवी बंद किया, फिर भाइयों को बुलाकर पिटवा दिया। टी शर्ट वाला ठीक है, ये इसकी ये बड़े वाले की वाइफ है, हरे सूट में। ससुराल वालों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पीट पीट कर मार डाला। छोटी छोटी बातों को झगड़ा होता था, छोटी छोटी बातों पे कि बाबू की बोतल धो लो, इस पे वो झगड़ा करते थे कि मैं वीआईपी के बहन हूँ। बाबू के यहाँ पे थोड़ी सी चोट लग गई थी, उसको दवाई लगाने को बोला था कि दवाई लगा दे 10 दिन। वो बाबू जब सोता है तभी लगाया कर, तो वो अपने भाई को बुला लाई। कहती मेरे से ये सब नहीं बोला, तू बोलेगा कोई, वो अपने भाई को बुला ले। और उसने पिटवा दिया, उसने मरवा दिया इतनी बात पे। 31 साल का विनय सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। 5 लाख रुपए महीने की तनख्वाह थी। 3.5 साल पहले रेखा से विनय की शादी हुई थी। 4 महीने पहले ही विनय 2 जुड़वा बच्चों का पिता बना। जिंदगी की तस्वीर बाहर से ठीक ठाक दिखती थी। अच्छी नौकरी, शादी और घर में 2 बच्चे। विनय के पिता कैंसर से पीड़ित हैं। मां हाउसवाइफ है। विनय कमाने वाला घर का इकलौता सदस्य था। 21 अगस्त को विनय और रेखा के बीच बच्चों को दवाई लगाने को लेकर मामूली विवाद हुआ, जिसके बाद रेखा घर से बाहर गई। करीब 10 मिनट बाद वापस लौटी, लेकिन इस बार अकेली नहीं थी, उसके साथ मायके के लोग थे। रेखा के 2 भाई, भाभी, पिता, चाचा समेत कई लोग आए। रेखा के मायके वालों ने कहा कि विनय से बात करने आए, लेकिन घर में घुसते ही उन्होंने विनय की पिटाई शुरू कर दी। उसे इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी मौत हो गई। मामला छोटी मोटी घर की कहानी थी और कोई लंबी चौड़ी बात तो थी ही नहीं। आए, मैं समझा रिश्तेदार आया, बात करेंगे, मैं ऊपर ले गया, उनको पानी पुनी दे रहा था। वो मेरा लड़का आया, जैसे ही ऐसे ही उनको चिपट गए सारे। आपको पता चला? आप सामने? मैं सामने था, मेरे को धक्का दिया, मेरे अंगूठे में फ्रैक्चर हो रहा है। फिर उसके बाद क्या अस्पताल लेके चले गए? ये पड़ोसी नीचे लेके आए, फिर गाड़ी लेके हम हॉस्पिटल गए हैं। पुलिस ने एफआईआर लिख लिए। अभी तक पुलिस क्या कर रही है? मतलब क्या बैठा रखे हैं, वो उनको बिठा रखा है। हाँ। क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से न्याय होना चाहिए।
शादी के बाद से ही घर में रिश्ते सामान्य नहीं थे। छोटी छोटी बातों पर विवाद होता था। रेखा की अपनी सास से भी कहासुनी होती थी। परिवार का आरोप है कि रेखा के भाई की तरफ से विनय को धमकी तक दी जाती थी, लेकिन तब भी किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये विवाद किसी दिन विनय की जान ले लेगा। इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। ये वो फुटेज है जिसमें विनय को मारने आए सभी आरोपी दिख रहे हैं। शुक्रवार दोपहर करीब 1:12 पर सभी आए। रेखा लाल सूट में दिखाई दे रही है, उसके साथ उसकी भाभी नीले सूट में नजर आ रही है। कार के पास रेखा के 2 भाई, पिता और एक दूसरा व्यक्ति दिखाई देता है। विनय अपने ससुराल वालों के लिए पानी तक लेकर आया था, लेकिन उसके ससुराल वालों ने बात करने की जगह उसको पीटना शुरू कर दिया। ये सारी दरिंदगी विनय के माता पिता के सामने की गई। मां बेटे को बचाती रही, रहम की गुहार लगाती रही, लेकिन रेखा के परिवार वाले उन्हें भी पीटने लगे। विनय का गला दबाया गया, उसकी छाती पर हाथ और पैर से वार किया गया। एक मां के सामने ही बेटे को इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। छोटा मोटा सा नोक-झोंक चल रही थी कई दिन से, मुझे तो वो भी नहीं पता। मुझे नहीं पता। ये अपने सुबेरे सुबेरे निकल के दोनों बच्चों को छोड़ के अपने भाइयों को बुलाने चली गई तो मैं आई, हमारे इनके पापा बाहर से बोले कि ये रिश्तेदार आए हैं। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आने दो। मैं पानी वानी देने के लिए, मैंने एसी चलवाया, मैं पानी वानी देने के लिए, बोले हमें नहीं चाहिए तेरा पानी। मतलब जाते ही मेरे लड़का पकड़ लिया। मतलब कोई बात नहीं। मतलब इनके पापा यूं कह रहे भाई हाथ मत उठाओ, आराम से बात करो, भाई हाथ मत उठा, आराम से बात करो। नहीं, जो इसका बड़ा भाई है और वो जो मोटा सा इसका एक छोटा भाई, दोनों भाई, पहले तो बड़े भाई ने पकड़ा, मेरे बच्चे के बाल पकड़ लिए। यूं बोला सर पे जितने बाल है ना ये सारे बाल उतार दूंगा। मैं उसको हटाई जा रही, वो इतना मोटा सांड मुझे उठा के धक्का मार के पटक दिया। मेरे लड़के के पूरा जोर से गला दबा दिया उसने। फिर वो जमीन पे पटक दिया। फिर सामने वालों की लड़की ने भी देखा खिड़की में से बिल्कुल कि उसके दोनों भाइयों ने छाती पे पैर मार मार के मेरे लड़के के सारे फेफड़े तोड़ दिए मेरे लड़के के। जिस वक्त घर के अंदर विनय की पिटाई हो रही थी, उस वक्त घर के सभी सीसीटीवी कैमरे बंद थे। आरोप है कि रेखा ने पहले ही सारे सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए थे, जिससे कोई सबूत न रह जाए। घर वालों का आरोप है कि विनय के साथ अचानक मारपीट नहीं की गई, पूरी साजिश के तहत उसकी हत्या कर दी गई। बातचीत के मूड में नहीं आए थे, वो मारने की ही मूड में आए थे, प्री प्लानिंग के साथ आए थे, क्योंकि रेखा ने उन्हें कॉल करके बुलाया था। और उस टाइम पे सीसीटीवी फुटेज 11 से 12 बजे के बीच की है भी नहीं, क्योंकि उसने उस टाइम पे कैमरा का कनेक्शन ऑफ कर दिया था। और आप देखेंगे नेबर्स की साइड पे सारे कैमरा का कनेक्शन है, सारी फुटेज हमारे पास है उनके आने और जाने की, बट जो घर का कैमरा कनेक्शन है उन्होंने कम्प्लीटली ऑफ कर दिया था। और ये कम्प्लीटली ऐसा लगता है कि पूरी ही प्लानिंग के साथ आए थे कि, और इस मकसद से आए थे कि कॉन्टीन्यूसली मारे जाना है। उसको देख रहा है, उसको सांस नहीं आ रही है, कोई मारे ही जा रहा है, उसका गला पकड़ लिया, उसको चोक कर दिया उसका गला, और कॉन्टीन्यूसली उसके चेस्ट पे लातों मारते गए। वो बहुत हैवी लोग थे, उनका वेट होगा मोर देन 100 kgs। विनय का वेट कम था, वो 60-70 की रेंज में था। और कॉन्टीन्यूसली एक ने हाथ पकड़ रखा था, एक ने पैर पकड़ रखा था, और उसे लेटाया और फिर उसको कॉन्टीन्यूसली मारते चले गए, तब तक मारते चले गए जब तक वो अधमरा नहीं हो गया। एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया। 1:24 पर एक पड़ोसी विनय को कंधे पर उठाकर घर के बाहर आता दिखाई दे रहा है। विनय अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा है। पड़ोसी ने उसे कुर्सी पर बैठाया। इसके बाद विनय को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों की कोशिश काम नहीं आई और विनय की मौत हो गई। घर में 12 मिनट तक विनय की ऐसी पिटाई की गई कि उसकी मौत हो गई। मैंने वहां पे जाके जो देखा ना, इनका हाथापाई होने के बाद लड़का गंभीर रूप से पड़ा हुआ है। अगर उसको आधा घंटा पहले ले गए हो तो शायद बच गया होता। उसको ऐसा मार मारा गया है, और क्या मारा गया भाई हम लोग नहीं समझते। ये कोई शातिर आदमी समझ सकता है, क्योंकि हम तो गाल पे मार देंगे, टांग पे मार देंगे। अब इन्होंने कहाँ मारा, और जाते जाते रास्ते में लड़का खत्म हो गया। तो ये देखा है, और खुद हम गए, उतरवा के लाए नीचे, हॉस्पिटल भी भेजा। फिर इनकी बहस में शामिल हो गए। खबर आ रही है कि लड़का खत्म हो गया। जो ससुराल वाले थे लड़की की तरफ वाले, उसमें से कौन उस वक्त वहाँ पर मौजूद था और क्या पूरा? लड़की का बाप, लड़की के 2 भाई, लड़की की भाभी, और लड़की खुद उनके साथ शामिल। रेखा हमेशा विनय की मां से लड़ती रहती थी। घर का माहौल खराब ना हो इसीलिए विनय को घर की 3री मंजिल पर अलग जगह दी गई थी और रेखा अलग खाना बनाती थी। रेखा बात पर अपने भाइयों को बुलाने की धमकी देती थी। जिस वक्त विनय की पिटाई हो रही थी, सामने रहने वाली एक लड़की ने पूरी वारदात को अपनी आंखों से देखा।
काफ़ी देर से इनके घर से शोर आ रहा था, तो मतलब मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, फैमिली की लड़ाई है, मैंने इतना ये सोचकर टाल दिया। उसके बाद अचानक से आंटी ने गेट खोला है, बालकनी में आके उन्होंने शोर मचाया है, तो मैंने भी उठ के देखा कि क्या हुआ। तो उसके बाद देखा सामने आंटी के भैया के रूम में भैया ज़मीन पर गिरे हुए थे, उनके 2 भाई थे जो उनके ऊपर चढ़े हुए थे, घुटना रख के उनकी गर्दन पे बैठे हुए थे, और उनकी जो भाभी थी वो आंटी को मार रही थी, बाल पकड़ के खींच के साइड में ले जा रही थी, आंटी बचा रही थी, वो बार बार उठा के आंटी को फेंक रही थी इधर उधर। अंकल को भी काफ़ी मार रहे थे वो लोग, और भैया के ऊपर चढ़े हुए थे। आंटी ने और अंकल ने, जैसे आस पड़ोस के लोग, मैंने भी चिल्लाया तो आए, उन्होंने भैया को बचा के सोफे पर बिठाया, तो इन लोगों ने दोबारा से पकड़ कर उनको फिर से मारा था। पुलिस ने पति की हत्या के आरोप में पत्नी रेखा, उसके 2 भाइयों और पिता को गिरफ्तार कर लिया है। आधे हिंदुस्तान पर बादल गरज भी रहे हैं और बरस भी रहे हैं, डरा भी रहे हैं। उत्तर भारत की कोई नदी ऐसी नहीं है जो उफान पर ना हो। नदी का पानी घरों में घुसना शुरू हो चुका है। पहाड़ों में एक एक कदम बहुत संभल कर चलना पड़ रहा है। पता नहीं कब कहां से लैंडस्लाइड हो जाए। आसमानी आपातकाल का अलार्म बज चुका है। इस रिपोर्ट में समझिए। मॉनसूनी बारिश से नदियां उफान पर हैं। पानी बढ़ने से पानी की ताकत भी बढ़ गई है। गंगा नदी में बाढ़ का पानी आसपास के इलाके को काट रहा है। पहले घर की नींव हिला दी, फिर पानी के प्रहार से दीवार में दरार पड़ गई, और अंत में देखिए पानी की ताकत के आगे मकान की मजबूती हार गई, और चंद सेकंड में ही पूरा का पूरा घर पानी में धड़ाम से समा गया, और घर वाले केवल देखते रह गए, कोई कुछ नहीं कर सका। यूपी के बलिया में भी गंगा नदी में बाढ़ का पानी कहर बरपा रहा है, जिसमें पूरी की पूरी 20 फीट से ज्यादा ऊंची पानी की टंकी गंगा जी में समा गई। देखिए, ये जो 4 खंभे दिख रहे हैं वो पानी की टंकी के अवशेष हैं, और वो भी पानी में समा गए। उसे थोड़ी देर पहले की भी तस्वीरें देखिए। टंकी की केवल ऊपर का गुंबद दिख रहा है जो पानी में धारा के साथ तैर रहा है। आइए, पानी बढ़ेगा। रीवा में बाढ़ का पानी सोसाइटी में घुस गया है। घरों के ग्राउंड फ्लोर पानी में डूब गए हैं। लोगों को पहली मंजिल पर जिंदगी काटनी पड़ रही है। पुलिस वाले राहत और बचाव के काम के लिए गले गले तक पानी में डूबकर लोगों को बचा रहे हैं। जल भराव वाले इलाके से निकाल रहे हैं। पंजाब के मोहाली में पानी की बीच धार में ये जो पिकअप वाहन फंसा है उसमें भैंस थी। पानी के अचानक बढ़ने से रास्ते में ही पिकअप फंस गया, लेकिन किसी तरह भैंस और ड्राइवर को निकाला गया। बाद में रस्सी के सहारे पानी से खींचकर इस पिकअप को भी निकाल लिया गया। यूपी के सोनभद्र में भी नदियां उफान पर हैं। बाढ़ का पानी अब नदी के पुल के ऊपर से बह रहा है, और इस खतरनाक प्रवाह में भी ये टैंकर ड्राइवर अपने टैंकर को इस पार से उस पार ले जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस पुल पर एक मोटरसाइकिल सवार कुछ ही घंटे पहले बह गया था, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसे मिलकर बचा लिया। पहाड़ों पर मॉनसूनी बारिश की वजह से फ्लैश फ्लड वाला फिनोमिना बन रहा है, जिससे नदियों में पानी और मलबा दोनों आ रहा है। सड़कें कटती जा रही हैं, जिससे रास्ते बंद हो रहे हैं। पानी के अचानक बढ़ने से पानी में फंसे लोगों को निकालने के लिए रात में भी रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। पानी की रफ्तार ऐसी है कि पानी भगवान के गर्भगृह में घुस गया है, और कहीं कहीं तो मंदिर तक डूब गए हैं। बाढ़ के पानी ने फसलों को, घरों को, सभी को डुबो दिया है। अधिकारी नावों पर बैठकर बाढ़ प्रभावित इलाकों तक पहुंच रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं और नदी के बढ़े हुए जलस्तर पर नजर रख रहे हैं। तेजस्वी यादव भी राघोपुर पहुंचे और बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। मॉनसून की सबसे खतरनाक तस्वीर हिमाचल प्रदेश के मंडी से आई है, जहां लैंडस्लाइड की लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। देखिए कैसे पहाड़ से मलबा नीचे आने लगा है। मलबे के नीचे गिरते ही देखिए पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। मंडी में हुए इस लैंडस्लाइड का यह दूसरा विजुअल भी देख लीजिए।
जिससे आपको साफ पता चलेगा कि आखिर यह हादसा कितना भयानक और भयंकर था। लैंडस्लाइड का मलबा जब सड़क पर गिरा तब गुबार कितना ऊंचा उठा, इलाके में मलबे का धुआं फैल गया। गाड़ियों को एहतियात के लिए पहले ही रोक दिया गया था। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून में अब तक 149 सड़कें बंद हैं, 224 लोगों की मौत हो चुकी है और 1121 करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। श्री मणिमहेश कैलाश यात्रा स्थगित कर दी गई है। अगले 5 दिनों तक मॉनसून कमजोर रहेगा। तस्वीरें देहरादून की हैं, जहां फ्लैश फ्लड का अटैक हुआ। भारी बारिश और पानी के प्रहार से ट्रक की जल समाधि बन गई। अचानक इतनी तेजी से सैलाब आया कि जब तक लोग कुछ समझ पाते, नदी से सटे इलाके में तबाही मच गई। भारी भरकम ट्रक सैलाब में तिनके की तरह बहने लगा। देहरादून में इस वक्त रेड अलर्ट है। पहाड़ों से लगातार बारिश के चलते तमसा नदी का जलस्तर डेंजर बना हुआ है। देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर इलाके में भारी तबाही मची है। मंदिर का हिस्सा और घाट डूब गए। पानी तेजी से पहाड़ों की तरफ से आ रहा है, जिससे चलते यहाँ पर पूरा इलाका डूब जोन में तब्दील हो चुका है। पानी का प्रहार लोगों को डरा रहा है। सैलाबी अटैक से आसपास पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियां डैमेज हो गई हैं। मंदिर का बड़ा हिस्सा इस वक्त डूबा हुआ है। विशालकाय हनुमान मूर्ति के पास पानी पहुंच चुका है। मंदिर का काफी हिस्सा डूबने से लोगों में दहशत है। तमसा नदी का रौद्र रूप देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को निचले इलाके से दूर रहने की हिदायत दी गई है। नदी किनारे प्रशासन लगातार मुस्तैद है और लोगों से दूर रहने की अपील की जा रही है। देहरादून में मानसूनी बारिश की वजह से पेड़ गिर रहे हैं और पेड़ों के गिरने से भारी तबाही हो रही है। देखिए, सड़क पर बड़ा और भारी पेड़ गिरने से पहले मकान की बाउंड्री वॉल टूट गई। उसके बाद स्कूल वैन और साथ खड़ी कई कारें भी क्षतिग्रस्त हो गई। उनके शीशे टूट गए, वो कबाड़ बन गई। जम्मू कश्मीर के अखनूर में चिनाब नदी में 2 घंटे के रेस्क्यू के बाद 3 जिंदगियां बचा ली गई। चिनाब नदी की चांदिया घाट पर शनिवार रात 3 लड़के पत्थर के किनारे बैठे हुए थे। तभी अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से तीनों लड़के पानी की तेज धार के बीच फंस गए। स्थानीय लोगों ने अखनूर पुलिस को हादसे की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस, भारतीय सेना और एसडीआरएफ की टीम ने रस्सी के सहारे तीनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जम्मू कश्मीर में मानसूनी बारिश से चिनाब नदी का जलस्तर भी बढ़ता जा रहा है। इसीलिए रियासी में चिनाब नदी पर बने सलाल डैम के सारे गेट्स को खोल दिया गया है, जिससे पानी आगे चिनाब नदी में जा रहा है। इससे बाढ़ को कंट्रोल किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में मानसूनी आफत इस घर पर भी बरपी है। भारी बारिश की वजह से ये घर धराशायी हो गया। जम्मू कश्मीर के शहीदी चौक इलाके में ये घर धराशायी हुआ। बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटे में जम्मू में 60 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो चुकी है, जो आफत बन गई है।